हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती है। और जैसा कि मैंने पहले आपको अपने वीडियोस में बताया है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारी जो मैगजीन्स हैं, आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के बनाया जाता है। और इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको रहती है। आपको कई जगह पढ़ने से बेहतर है कि आप इस मैगजीन को डेली पढ़िए। और इससे आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। आपके क्वेश्चन सही होंगे, गलत नहीं होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमसे चैनल पे जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन में हैं यूपीएससी और अदर सर्विसेज के, उनको सेंड करिए। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सब पे हमसे जुड़िए, हमसे कनेक्ट होइए। हमारी मंथली मैगजीन्स, हमारी फटाफट मैगजीन्स, अपने एग्जाम की नीड के अकॉर्डिंग आप जो है वो इनसे काफी बेनिफिट पा सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इन्होंने जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित किए जगत गुरु बसावेश्वर को। ये जो है वो बसावा जयंती मनाई जाती है कर्नाटका में। और इनको जो है वो जगत गुरु बसावेश्वर या बसावा कहा जाता है। ये 12th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर थे, फिलोसोफर थे, पोएट थे। कर्नाटका के काफी फेमस थे। इन्होंने भक्ति मूवमेंट में जो है प्रमुख भूमिका निभाई। और इन्होंने लिंगायत ट्रेडिशन को जो है वो शुरू किया था। और इन्होंने जो कास्ट सिस्टम है, जो हायरार्की है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सबका इन्होंने जो है वो विरोध किया था। और इन्होंने जो है वो अनुभव मंतप ये जो है वो शुरू किया था, जो कि एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट था। और इसमें यहाँ पे जो है वो स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस होते थे। तो इस दिन पे बसावा जयंती पे जो है वो कर्नाटका में हॉलिडे रहता है। काफी सारे वहाँ कल्चरल और रिलीजियस इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो ये जो है वो सोसाइटी में जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए इन्होंने काफी काम किया। और कैसे जो है वो एक बेहतर गवर्नेंस जो है वो होना चाहिए, उसके ये पक्षधर थे। ठीक है, तो बसावा जयंती या लिंगायत के बारे में आ जाए कि किस ने शुरू किया है ना, इसको क्रेडिट किसको जाता है, या ये किस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, भक्ति मूवमेंट। तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट, मतलब यही सब रेलिवेंट रहता है इसमें। ठीक है, फिर बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट है, लखनऊ में ही है। यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है एक नया स्टडी की है जामुन के फ्रूट के ऊपर। और इसमें इन्होंने जो पाया है कि इसके जो फॉसिल्स है वो काफी पुराने हैं। और इन्होंने माना है कि जैसे कि पहले होता था कि इसका जो हिस्ट्री है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री काफी पुराना है। और इन्होंने बताया कि ये जो फ्रूट है, इसका जो ओरिजिन है वो ईस्ट गोंडवाना लैंड का ओरिजिन है। काफी 80 मिलियन ईयर्स जो है एगो उस टाइम पे ये था। और इंडिया को कहा है कि ये एक मेजर सेंटर था जहां से जो है वो इसका डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हुआ है। पहले माना जाता था कि जो ये जामुन फ्रूट है, इसका जो बॉटनिकल नेम है सिजाइजियम है, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये लेकिन अभी जो न्यू ये फॉसिल एविडेंसेस मिले हैं, उनके बेसिस पे इन्होंने ये सारी बातें जो है वो कही हैं। और इसमें जो है ये कई सारे फॉसिल्स मिले हैं। और 80 मिलियन ईयर से लेके 20 मिलियन पुराने तक के जो है वो मिले हैं। और इसमें मतलब बताया है कि काफी, मतलब ये पुराना इसका ओरिजिन है। और ये स्टडी जो है वो जर्नल ऑफ पेलियो ज्योग्राफी इसमें पब्लिश हुई है। इससे मदद मिलती है जो पास्ट वेजिटेशन है उसको समझने में, क्या क्या जो है वो क्लाइमेट चेंजेस हुए हैं ड्यूरिंग ईयर्स। तो काफी ये एक रेलिवेंट जो है वो इनका डिस्कवरी है, अगर हम पैलियो बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। ठीक है, तो जामुन के काफी हेल्थ बेनिफिश मतलब बहुत बेनिफिशियल फ्रूट होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, शुगर के लिए काफी ये जो है वो हेल्पफुल रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर एक सुवोरुई फेस्टिवल होता है, और ये जो है वो असम में बनाया जाता है। तो यहाँ पे बोको कम्युनिटी है, ये जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये नाम याद रखो कि बोको कम्युनिटी कहाँ से है, असम का है। सुवोरी फेस्टिवल, ये बोको कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसको जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट में ये आता है, बोको जो है ये। ठीक है, और इसको जो है ये रंगोली बिहू अभी जो है वो सेलिब्रेट होता है, जो कि असम का न्यू ईयर फेस्टिवल होता है। और इसी टाइम पे जो है वो मनाया जाता है।
तो फेस्टिवल्स के नेम किस कम्युनिटी के द्वारा जो है वो मतलब बोको सॉरी एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे काफी सारी कम्युनिटीज जो है वो इनकी जो असम की कम्युनिटी है वो मनाती हैं इसको। तो आ, कहाँ का है, किस स्टेट का है, फेस्टिवल का नाम, ये सारी चीजें जो है वो मतलब आ सकती हैं, पूछी जाती हैं। फिर एक मलयालम फिल्म है जिसका नाम है वाजा टू, और इसने जो है मतलब ये काफी वहां पे भी चल रही है, और काफी इसने पैसे अर्न किए हैं। तो यहाँ पे इस मूवी में जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के बुरे जो इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में दिखाया गया है। तो इसको लेके एक नई बहस छिड़ गई है, और इसमें बताया गया है कि इसमें जो एक मेन एक्टर है, इसने ओवरडोज ले लिया एक हर्बल मेडिसिन है अरिष्टम का, और उसके बाद से उसको जो है वो लिवर सिरोसिस हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी के बारे में इसमें दिखाया गया है। तो जो आपके आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनका कहना है कि ये एक प्रोपेगेंडा है जो कि ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम के अगेंस्ट है। लेकिन जो मॉडर्न जो है वो मेडिसिन जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे हर्बल वो होते हैं जिनके बैड इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही इसके जो है वो विरोध में और पक्ष में है। बस ये मूवी है वाजा टू करके। और ये अरिष्टम जो है मतलब जैसे अरिष्टम की बात कही गई है नेचुरोपैथी में, ये एक आयुर्वेदिक हर्बल डिकॉक्शन होता है। इसको लिक्विड बनाया जाता है, उसको फर्मेंट किया जाता है, और फिर उसका जो है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जाने रहो, क्योंकि आयुष का भी काफी न्यूज में रहता है, काफी सारी चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। फिर रेलवेज ने जो है वो क्लियर किया है कि जो पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज हैं ये ट्रेवल कर सकेंगे अनरिजर्व दिव्यांगजन कोच में, जो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं। और इनका है कि इनके पास जो है वो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, यूडी आईडी कार्ड। और ये जो यूडी आईडी कार्ड होता है, ये पीपल या पर्सन्स विद जो डिसेबिलिटी होते हैं उनको इशू किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज के द्वारा, और इनको वेरियस जो कई सारे कंसेशंस वगैरह हैं वो इसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जितने भी रेलवे जोन से सबको इंस्ट्रक्ट किया है कि इनके लिए ये फैसिलिटी रहेगी। और साथ ही साथ जो ये जो कार्ड होल्डर्स हैं इनको जो है वो और भी कंसेशन वगैरह दिया जाएगा। तो यूडीआईडी प्रोजेक्ट ये क्रिएट किया गया था ताकि एक नेशनल डेटाबेस बन सके जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, ताकि उनके लिए जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं, जो कंसेशंस हैं, उसको इजीली उन तक जो है वो पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स रिलीज की हैं सर्वे ऑन हेल्थ का। और इन्होंने एक रिपोर्ट आई है इनकी, इसका टाइटल है हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन हेल्थ। और ये जो सर्वे है इसको जो है वो पिछले साल जनवरी से दिसंबर तक करवाया गया। ये नेशनल सैंपल सर्वे का 80th राउंड हुआ है, इसी के पार्ट के थ्रू जो है वो पूरा सर्वे कराया गया। और इसमें काफी सारा डेटा जो है वो निकल के आया है। और इसमें जो है वो काफी पता चलता है कि मतलब मॉर्बिडिटी कितनी है, कितनी बीमारियां हैं, हेल्थ केयर का कैसे जो है वो जो पॉपुलेशन है वो यूटिलाइजेशन कर पा रही है। ठीक है, और इसमें जो है वो बताया गया है कि 13.1% लोगों ने जो है वो इलनेस या बीमार थे वो, मतलब जब ये डेट जो सर्वे का किया गया उसके पहले। और फिर रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज का डिफरेंट डिफरेंट डाटा है। फिर इसमें बताया गया कि हाईएस्ट जो प्रोपोर्शन है जिसमें इंडिविजुअल बीमार पड़ते हैं वो 60 इयर्स के बाद का एज ग्रुप ज्यादा है। ठीक है, और इसमें जो है वो 43.9% है। जो 45 से 59 इयर्स के बीच है उनमें जो बीमारी है, जो इलनेस है, उसका परसेंटेज 22.5 है। चिल्ड्रन में बताया कि 9.9% है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, डायबिटीज है, ये सब जो है वो 30 इयर्स के बाद ज्यादा प्रेवलेंट है, ज्यादा पाई जाती हैं। फिर इस सर्वे में ये बताया गया कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं ये काफी बढ़ी हैं।
और जो हमारा पिछला 1 साल का समय रहा है, इसमें जो बर्थ हुई है उनका 96.2% जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हुई है। रूरल एरियाज में भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है वो बढ़ी है। खाली 4% जो डिलीवरी है वो होम में हुई। तो गवर्नमेंट का ये एम भी है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ाया जाए, ताकि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है, जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी है, इसको जो है वो खत्म किया जा सके। ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो रूरल और अर्बन एरियाज हैं, सब जगह जो यूनिवर्सल एक्सेस है एंटी नेटल केयर वो बढ़ा है। पोस्ट नेटल केयर भी जो है वो बेहतर हुआ है। और इंश्योरेंस कवरेज के बारे में बताया गया कि ये भी बढ़ा है। और अभी 2025 का जो डेटा है उसके मुताबिक 47% जो है वो रूरल एरियाज में और 44% अर्बन एरियाज में हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हो गया है। फिर अ, कितना एक्सपेंडिचर होता है इसका ये सब पूरा डाटा दिया है। ठीक है, कि रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, तो मतलब मतलब ये डेटा है बेसिकली एनएसएसओ का। और इसमें बताया गया है कि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो काफी कम है कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ठीक है। और चाइल्ड बर्थ जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में है वो करीब 801 है। और जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं उनका जो एवरेज है वो 2500 है। तो इस तरह का ये पूरा डेटा जो है वो इसमें आया है। और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। इसका काम ही है कि कंट्री में जो है वो लार्ज स्केल पे जो है वो सर्वे करवाना। और हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूएन के, जो 2015 में आए थे, उसका एक उद्देश्य भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है ये, कि गुड हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट किया जाए। इंडिया की बात करें तो हेल्थ के लिए जो है वो काफी सारी स्कीम्स हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रधानमंत्री ज आरोग्य योजना या पीएम जय योजना है। ये एक लार्ज स्केल पे जो है वो इंश्योरेंस हेल्थ कवर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। इसमें जो है वो 5 लाख तक का कवरेज दिया जाता है सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए, अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है जो गरीब लोग हैं, जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना है, इसके तहत जो है वो कैश बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ को इसमें प्रमोट किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। स्माइल के बारे में पूरा डिटेल में था कि क्या क्या इससे बेनिफिट हुआ है। स्माइल है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस स्कीम। और ये इसको कब लॉन्च किया गया? 12 फरवरी 2022 को इसको लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा। ये इंडिया का पहला यूनिफाइड नेशनल फ्रेमवर्क है जिसको कि ले आया गया, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो बेगार्स हैं, इनको जो है वो रेस्क्यू किया जाए, मतलब आइडेंटिफाई किया जाए, रेस्क्यू किया जाए। उनको बेहतर हेल्थ सुविधा दी जाए, एजुकेशन दिया जाए, उनकी काउंसलिंग किया जाए। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट किया जाए, ताकि बेहतर तरीके से वो अपना जीवन जो है वो जी सके। और इसमें बताया गया है कि अ, इस इनिशिएटिव के लिए 365 करोड़ दिए गए थे 21 से लेके 26 तक के पीरियड के लिए। इसमें जो ट्रांसजेंडर है उसके वेलफेयर के लिए भी इस स्कीम के तहत काफी वर्क किया जा रहा है। 265 करोड़ इसके लिए एलोकेट किए गए। बेगार्स जो हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए 100 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। और जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनकी जो कम्युनिटी है उसको भी प्रोटेक्शन का नीड है, सपोर्ट का नीड है। तो इसके लिए जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 इसको ले आया। और इसके तहत ये जो एक्ट है इनके अगेंस्ट किसी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकता है। और राइट टू एजुकेशन गारंटी करता है कि मतलब इनको जो है वो एजुकेशन का राइट है, एम्प्लॉयमेंट का राइट है, बेहतर हेल्थ सर्विसेज का राइट है। ठीक है। तो ये इसकी योजना के तहत इनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो सफाई कर्मचारी हैं, जो एससी हैं, ओबीसीज हैं, ट्रांसजेंडर लोग हैं, है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं,
उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री दक्ष योजना है, या प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। इसके तहत स्किल डेवलपमेंट का काम जो है वो किया जाता है। और गरिमा गृह या शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, जहाँ पे इनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, अकोमोडेशन दिया जाता है। ठीक है, जो भी होमलेस लोग हैं या जिनको फैमिली ने उनके रिजेक्ट कर दिया है, जो किसी प्रकार का सोशल स्टिग्मा जो है वो झेल रहे हैं उनको। फिर स्माइल मेक सब स्कीम है फॉर कॉम्प्रहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज इन एक्ट ऑफ बेगिंग। जो भिखारी लोग हैं, जो भीख मांगने का काम करते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए इसमें सब स्कीम है। और इसमें इन्होंने भिक्षावृत्ति मुक्त भारत एक स्कीम है, जिसके तहत भारत को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाना है। इसके लिए काफी सारे जो अथॉरिटीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये काम करते हैं पूरा। ये सर्वे कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं बेगार्स वगैरह को, इनकी काउंसलिंग करते हैं, इनको शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाता है, फूड सेफ्टी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इनको जो है वो स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, इनको कारपेंटरी वगैरह, टेलरिंग का काम सिखाया जाता है। या इनको जो है वो ओल्ड एज होम में जो वृद्ध लोग हैं उनके स्पेशल केयर के लिए जो है वो यूज किया जा रहा है। तो मतलब इस तरह से ये पूरा ये जो स्माइल जो इनिशिएटिव है, ये एक वेलफेयर स्कीम है। ठीक है, और इसके तहत काफी सारे कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं, समाज की, सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम जो है वो इसमें हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें मतलब हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये ऑफिशियल विजिट पे रहेंगी शिमला के 27 अप्रैल से 26 अप्रैल। और यहाँ पे शिमला में प्रेसिडेंट का एक रेजिडेंस है, उसका नाम है द रिट्रीट। ये ऑफिशियल समर रेसिडेंस होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और ये शिमला में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ दिन के लिए जाएंगी और रहेंगी। तो यहाँ पे मतलब अरेंजमेंट सारे किए जा रहे हैं। ठीक है, कि आए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आज है 21 अप्रैल, और 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो दिन है, ये 1947 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने सबसे पहले जो ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो प्रोबेशनर्स थे उनको एड्रेस किया था, और उनको कहा था स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। तो इसी में जो है वो मतलब इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिवस हम लोग मनाते हैं। और पहला जो है वो 2006 में मनाया गया था। ठीक है, और इनकी एक एनिवर्सरी थी 1947 की, उसको मार्क करने के लिए इस बार का जो सिविल सर्विसेज डे है, इसका थीम है विकसित भारत, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एट द लास्ट माइल। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह से जो है वो थीम वगैरह भी पूछा जाता है। फिर आज प्रधानमंत्री राजस्थान में इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, इसको इनॉग्रेट करेंगे। ये पांच पादरा बालोतरा में बन रहा है। और ये काफी एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया के एनर्जी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए। और इसको जो है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक जॉइंट वेंचर की तरह ये बना है। और ये 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम इसकी कैपेसिटी है। ग्रीन फील्ड ये रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। और इसको बनाने में पूरा जो है वो 79,000 करोड़ से ज्यादा का जो है वो खर्चा आएगा। ठीक है, और इससे जो हमारी कैपेसिटी है, पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी, ये भी बेहतर होगी, बढ़ेगी। तो आज ये इनॉग्रेशन होगा इसका, तो और भी सारी चीजें जो है वो आएंगी। ये पांच पादरा रिफाइनरी ये बामेन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। ठीक है, फिर नीति आयोग इन्होंने अपना लेटेस्ट एडिशन पब्लिश किया है, ट्रेड वॉच क्वार्टरली। नीति आयोग के द्वारा जो है वो ट्रेड वॉच क्वार्टरली जो है वो रिलीज होता है। और इसमें पूरा जो जो मंथ्स होते हैं, क्वार्टरली डेटा जो है वो उसमें पूरा दिया जाता है। और बताया जाता है कि क्या जो है वो ट्रेड ट्रेंड है, डोमेस्टिक ग्लोबल। ठीक है, और कितना जो इंडियन इकोनॉमी है कितना रिजिलियंस है इसका, क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें बताया गया है कि इसमें अभी जो फोकस इसमें रहा है जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर पे।
क्योंकि जो ग्लोबल पूरा सीन है वो काफी चेंज हुआ है। ठीक है। और इसमें कई सारे हैं, जैसे बताया गया कि किस तरह से डिमांड वगैरह बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, मतलब बाकी चीजें हैं कैसी, ट्रेंड क्या रहा है, कितना एक्सपोर्ट रहा है, कितना इम्पोर्ट रहा है। और अगर हम ट्रेड परफॉर्मेंस की बात करें तो मिक्स्ड रिजल्ट है इसमें। और कहा गया है कि जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट है इसमें मॉडेस्ट ग्रोथ हुआ है, और 1.7% का। और इम्पोर्ट ज्यादा तेजी से बढ़ा है, इम्पोर्ट जो है वो 7.9% हुआ पिछले जो क्वार्टर रहा उसमें। तो ये है। फिर जेम्स और ज्वेलरी जो है वो इसका थीम है इस रिपोर्ट का। इसमें कहा कि ये काफी लेबर इंटेंसिव जो है वो इकोसिस्टम है, और इससे काफी जो है वो कंट्रीब्यूट होता है ट्रेड में। ठीक है। तो ट्रेड वॉच सीरीज जैसे करके पूछ दे कि किसका है, तो ये नीति आयोग के द्वारा इसको बनाया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि क्या स्थिति है। और जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो इसके जो मेजर सेक्टर की क्लस्टर्स हैं वो सूरत में है, मुंबई में है, जयपुर में है। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर है डायमंड का। यहाँ पे 90% का जो पूरा वर्ल्ड का जो डायमंड है उसकी प्रोसेसिंग वगैरह का काम जो है वो इंडिया में होता है। काफी सारे इसमें चैलेंजेस हैं। ठीक है। इंपोर्ट पे हम बहुत डिपेंडेंट है इस सेक्टर की। अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल जो है, जो रफ डायमंड है और जो गोल्ड है, ये हम बाहर से ही जो है वो मंगवाते हैं। इसके बारे में पूरा जो है वो बताया गया है कि कैसे ये सारी चीजें हैं। और इसमें बताया गया है कि जो सर्विसेज हैं वो काफी बेहतर रही हैं। सर्विसेज में जो आईटी है, ये जो है वो काफी हद तक जो है वो एक्सपोर्ट का काम उसके थ्रू जो है वो होता है। तो ये है। फिर गवर्नमेंट ने कहा है कि बहुत जल्दी ये ड्राफ्ट रूल लाएंगे ऑन द रोल आउट ऑफ एथेनॉल 85 या E85। E85 क्या है? ये एक फ्यूल है जिसमें कि 85% एथेनॉल होता है, 15% जो है वो पेट्रोल होता है। और ये इसको एक अलग सेपरेट फ्यूल ग्रेड के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये E20 इन सब से जो है वो डिफरेंट रहेगा। और इसमें जो E20 है, E10 है, इसमें एक परमिशन होता है कि कितनी तक की ब्लेंडिंग की जाती है। पेट्रोल या डीजल मेजर होता है, उसमें कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है वो इथेनॉल का और इसका रहता है। तो ये जो है वो नया एक फ्यूल रोल आउट होगा, और माना जा रहा है कि इससे जो है ये काफी बेनिफिट होगा, और एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो बेहतर होगी। जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, कहा जा रहा है इसमें कमी आएगी। अब चूंकि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ है, ऑयल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो कैसे हम इसको कम कर सकते हैं उसी पे इसको देखते हुए ये काम किया जाएगा। फिर मेघालय गवर्नमेंट इन्होंने कहा है कि ये लुम लुमपोंग देंग आइलैंड, ये लोकेटेड है मिडिल ऑफ उमियान लेक, शिलोंग के पास। तो यहाँ पे जो है वो एक प्रोजेक्ट बन रहा है, एक लग्जरी रिजॉर्ट वहां पे बन रहा है। तो इस एरिया को जो है वो उससे सेपरेट रखा गया है। इसको इंक्लूड करने को लेके वहां पे काफी विरोध हो रहा था, लोकल काफी प्रदर्शन हो रहा था। तो इसको देखते हुए फिर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि इसको हम इससे हटा देंगे। तो लुम्पोंग देंग आइलैंड जैसे पूछ दे कि किस स्टेट में है, ठीक है, स्टेट का नाम दे दे तो ये है। तो ये आइलैंड है जो कि उमियान लेक के पास है, शिलोंग के पास। तो उमियान लेक भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और लुम्पोंग देंग आइलैंड ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया की यात्रा पे आए हुए हैं कल से। और काफी इनके इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में काफी सारे एमओयू साइन हुए कॉपरेशन को लेके, स्पोर्ट्स, कल्चरल, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, इन सब में जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। इसके अलावा जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो आया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे भी एग्रीमेंट हुआ। ठीक है। और जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा, वेलकम किया कि कोरिया जो है वो साउथ कोरिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करेगा, साथ ही साथ इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को ज्वाइन करेगा। फिर इन्होंने कहा कि भारत और साउथ कोरिया का काफी कल्चरल टाइज जो है वो रही हैं। और इन्होंने प्रिंसेस सूरी रत्न की बात की ऑफ अयोध्या, और किंग किम सुरु ऑफ कोरिया की बात कही। ठीक है। मतलब काफी पुराना दोनों कंट्रीज का रिश्ता है। बायलेटरल ट्रेड काफी बढ़ा है, $27 बिलियन का ट्रेड है हमारे दोनों कंट्रीज के बीच का। इसको बढ़ा के 2030 तक $50 बिलियन करने का उद्देश्य है।
इसके अलावा मुंबई में कोरिया मैरीन इक्विपमेंट एसोसिएशन का ऑफिस खुला है। ये अपने तरह का पहला ऑफिस है जो कि मैरीटाइम एंसिलरी इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा पॉस्को और जेएसडब्ल्यू के बीच जो है वो 6 मिलियन मीट्रिक टन का एक डील हुआ है जिसमें एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बनेगा उड़ीसा में। फिर एआई जो है एआई फॉर ऑल और मानव इसमें काम होगा, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, इंक्लूसिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। डिफेंस के क्षेत्र में दोनों कंट्रीज मिलजुल के काम करेंगी। और K9 वज्र हॉविट्सर ये एक जॉइंट वर्जन है पे काम जो है वो होगा, इस पे चल भी रहा है। फिर सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गल मिसाइल सिस्टम पे दोनों कंट्रीज काम करेंगी। इसके अलावा ये डिसाइड किया है कि कोरिया इंडिया डिफेंस एक्सेलरेटर काइंड एक्स को लॉन्च किया जाएगा, ताकि जो बिजनेस पर्सनल्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, डिफेंस स्टार्टअप्स हैं, इनको दोनों तरह जो लोग हैं उनमें कनेक्टिविटी बेहतर हो। इसरो और कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों जो है वो अपने ने कहा है कि हम इंडिया आरओ के स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, 20 अप्रैल को। और इन्होंने कहा है कि इन स्पेस जो इंडिया की प्राइवेट स्पेस कंपनी है इसके साथ मिलके ये और सारी चीजों पे स्पेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स पे वर्क करेंगी। फिर जो प्रेसिडेंट ली है उन्होंने कहा कि इंडिया ने पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है तो उसको अप्रिशिएट किया। और इसके अलावा कोरिया का जो है उसको जो है वो रिसोर्स जियोस्टैटिक एंगेजमेंट फोरम ऑन रिसोर्स जियोस्टैटिक एंगेजमेंट फॉर्ज, इसमें जो है वो उसको चेयरमैनशिप मिला है तो उसको भी जो है वो प्रधानमंत्री ने अप्रिशिएट किया। फिर इन्होंने कहा कि जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस ज्वाइन करे, इंडिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ज्वाइन करे, ठीक है। कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात काम करने की बात कही गई। फिर दोनों ही कंट्रीज ने सेटिस्फेक्शन जताया कि जो 10 साल है उसमें काफी अच्छा काम हुआ है, दोनों कंट्रीज के बीच जो पार्टनरशिप है उसको बेहतर करने का काम हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर सी डॉट है, इसमें जो है वो साइबर सिक्योरिटी गेमिफिकेशन प्लेटफॉर्म्स के साथ जो है वो पार्टनरशिप किया है। जेम्स ऑटोमेशन ये एक टेक्नोलॉजी सोल्यूशन कंपनी है और इसके साथ मिलके ये गेम्स वगैरह जो है वो उसको बनाएंगे, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस बढ़ाने का काम भी करेंगे। सी डॉट एक प्रीमियर टेलीकॉम R&D जो है वो है सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये जो है वो कंट्री की जो डिफरेंट इकोनॉमिक और नीड्स हैं, स्ट्रेटेजिक नीड्स है पे पूरा काम ये करता है, ठीक है। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था और आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।